रिजल्ट आज मिला टेस्ट का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम एराइल हैलाइड्स करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। अल्काइल हैलाइड हम कर चुके हैं, तो हम बात कर रहे थे टेस्ट के लिए। तो भाई मुझे आप लोगों का केमिस्ट्री का सबका, फिजिक्स का किसका अच्छा है, केमिस्ट्री का किसका अच्छा है और मैथ्स का किसका अच्छा है? सर ज्यादातर तो केमिस्ट्री का ही सर सिर्फ मैथ्स का ही अच्छा था और केमिस्ट्री का, फिजिक्स का थोड़ा सा सर बराबर से ही थे तीनों बराबर से थे। लेकिन मेरे पास जो रिजल्ट आया आप लोगों का, वो केमिस्ट्री का सबसे बुरा दिखा रहा है कि केमिस्ट्री में 39% बच्चे हैं 26 में से 39% बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, और मैथ में और फिजिक्स में बेटर है 77% इवन। अब ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। क्या गड़बड़ रही, आप लोग अपनी तरफ से बता रहे हो क्या बेटा? सर शायद उन्होंने रैंक का देखा होगा ना, परसेंटाइल वाइज कि इतनी परसेंटाइल होनी चाहिए। तो क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा ही परसेंटाइल स्कोर कर दी होगी सबने, तो इसी वजह से उसकी परसेंटाइल हाई रही होगी क्वालिफाई के लिए। पता नहीं कैसे है, जो भी है, लेकिन ओवरऑल मैंने जो चेक किया कि मतलब फिजिक्स का 77% है, मैथ का भी 70% के आसपास है और केमिस्ट्री का 39%। आप लोग सभी बता रहे हो कि सबका अच्छा गया है पेपर और उधर से आ रहा है कि 39%। कितने नंबर वाले? 50 नंबर वाली क्वालिफाई थे। अब मुझे ये नहीं पता, 39% क्वालिफाई थे। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और बेटर वो करूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। अब हम क्लास लगाते हैं, कोई बात नहीं। अगला टेस्ट आप लोगों को पता है भाई, अगला टेस्ट सैटरडे को टेस्ट की रिवीजन करने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहेगा। आसान सा है, मैंने आज मेरे पास टेस्ट पेपर आया, बिल्कुल आसान है केमिस्ट्री का। तो एक चीज पूछनी है। हाँ बेटा। सर फिजिक्स, वो तो फिजिक्स वाले सर से पूछनी पड़ेगी। मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वेक्टर्स को मिला दिया जाएगा तो फिर तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है सर। वेक्टर को मिला सकते हो। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है? फोर्स जो है वो डायरेक्शनल होती है, वेक्टर डायरेक्शनल है, बस वो तो मिला के आप लोगों को करना चाहिए। आई थिंक है वो तो सिलेबस में भी। सिलेबस में तो है, लेकिन वो खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना पेपर के लिए। तो भाई ये तो आप उनसे बात करना, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना भाई। प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। तो एराइल हैलाइड को कैसे बनाते हैं? एराइल मतलब बेंजीन है, बेंजीन डेरिवेटिव कह लो या फिर एरोमेटिक रिंग्स कह लीजिए। तो बेंजीन को डायरेक्टली X2 हैलोजन के साथ सीधा रिएक्शन करवा दीजिए लेविस बेस के प्रेजेंस में। लेविस बेस एसिड, सॉरी लेविस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला। AlCl3 ZnCl2 FeCl3, इन तीनों को रट्टा लगा लेना, इन तीनों का। AlCl3 का तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के आपको दिखा रखा है कि ये कैसे लेविस एसिड की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है? डी ऑर्बिटल खाली होता है, पी ऑर्बिटल लास्ट वाला खाली होता है, पता है? यस है ना। और X2 जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन है। वाई ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन? फ्लोरीन क्यों नहीं है, ठीक है, या आयोडीन क्यों नहीं है? तो भाई फ्लोरीन और आयोडीन जो उनके लिए अलग से रिएक्शन होता है ना, रिएक्टिविटी उनका ऑर्डर अलग है। यहाँ जब HI बन जाता है तो HI जो है वो रिएक्टिव होता है, वो रिवर्स कर देता है प्रोसेस को, और फ्लोरीन को जोड़ना जो है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए फ्लोरीन और आयोडीन नहीं है, बजाय कि क्लोरीन और ब्रोमीन है। यस, क्लियर है बेटा? ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। बाय डी कार्बोजाइलेशन। डी कार्बोजाइलेशन का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हटेगी? आपके पास पहले से ही हैलोजन डेरिवेटिव है, एराइल हैलाइड है, लेकिन उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो। तो बिल्कुल सिंपल है, NaOH और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH, इन दोनों के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। सीधा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और आपके पास हैलोजन का डेरिवेटिव आ जाएगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। NaOH और CaO को कलेक्टिवली क्या बेटा हम डाल देते हैं, जैसे लुइस एसिड डाल देते हैं, कभी NaOH डाल देते हैं, कभी CaO डाल देते हैं। तो ऐसे कोई आपके पास टेबल होगी जिसकी हमें याद रहे कि ये वाला कैटलिस्ट इस वाले रिएक्शन में डालना? ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये टेबल नहीं होती है। हाँ, मेरे पास एक ना रिएक्शंस को लर्न करें, लेकिन वो कुछ एक के लिए, सबके लिए नहीं बेटा। जो डिस्टिंक्ट रिएक्शंस होती है बिल्कुल अलग होती है, मिससेलेनियस, वो तो आपको याद ही करनी पड़ती है। हाँ, कुछ एक चीजों के लिए हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। वो टेबल जो है वो मेरे पास एक चार्ट पड़ा है बड़ा सारा, ठीक है। अब उसकी अगर फोटो भी खींचता हूँ, स्कैन तो नहीं हो सकता,
उसकी फोटो खींचता हूँ तो फोटो भी फिर मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है कि उसकी फोटो के पिक्सल्स फटे ना, बट एटलीस्ट वो चार्ट आपको ना टुकड़ों में भेज पार्ट्स दूंगा। में भेज दीजिए, क्या? फोटो पार्ट में भेज दीजिए, पार्ट में ही देखेंगे, हाँ लिख ऐसा लेंगे कुछ पूरा। करता हूँ मैं कि वो फोटो एडिट वेडिट हो जाए, कुछ हो जाए, उसका जुगाड़ हो जाए, ठीक है। वो उसमें बेंजीन के डेरिवेटिव्स की बहुत सारी रिएक्शन है, बट नो वरी, पहले आप बेसिक्स कीजिए, उसके बाद में वो चार्ट काम आएगा। ऐसे नहीं कि आपने अभी चार्ट पढ़ लिया, वो आपको भेजे थे कुछ बेसिक्स, वो याद हो गए सबको पीडीएफ? सर याद तो ज्यादा, यस मतलब सर, इतने सारे याद हैं, याद करनी तो है नहीं होंगे। वो सारी पीडीएफ याद होनी चाहिए, हर रोज रिवाइज करो उसको, ठीक है सर। तब भी बात बनेगी, समझ रहे हो ना? तो ओके ऐसे सर। ही करके वो भी मैं आपको भेजूंगा, और ऐसी छोटी मोटी चीजों आपने की पिछला चिंता मत होमवर्क करो। दिया था वो भी कर लिया था। बहुत बढ़िया, ऐसी छोटी मोटी चीजों की चिंता मत करो, ये ट्रिक्स व्रिक्स ये सब आपको लोट ऑफ, मतलब पूरे लोड भर भर के आपको दे दूंगा, लेकिन याद कीजिए धीरे धीरे। अभी लेसन खत्म ठीक है। होने दीजिए, उसके बाद में ट्रिक में मजा आता है बेटा, फिर आपको मजा भी आएगा, है ना? ठीक है, तो भाई ऐसे कोई भी आता है ना, एटलीस्ट समझ में नहीं आता रहता ये क्या लगा रहे हैं, कभी भी कुछ भी लगा देते हैं क्या? सर। जैसे मतलब कोई भी कैटलिस्ट आता है, मुझे लगता है कि कैटलिस्ट यही वाला कैटलिस्ट क्यों पड़ा, कभी भी कुछ भी मतलब ऐसा कैसे आ भाई जाए। ये सारी रिएक्शन ना बेटा, देखो इसका मैं सिंपल इलाज बता देता हूँ, जो आपके मन में उठ रहा है मैं समझ गया उसको। देखो पानी का फॉर्मूला H2O ही क्यों है, कभी क्वेश्चन किया खुद से? सर नहीं किया होगा, है ना? यही यही वो चीज है कि मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी चीजें जिनके ऊपर हमने बेसिकली, आपने अपना नाम याद रख लिया, अपने मम्मी पापा का नाम याद रख लिया, कभी पूछा हमारा यही नाम क्यों है, हमारा नाम अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं रखा, ABCD क्यों नहीं रखा? वो चाइनीज वाले नाम रखते हैं, वो चिंग चैंग चुंग ची चुंग, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं वो लोग वैसे नाम क्यों रखते हैं? और इंग्लिश मैंस के नाम अलग क्यों होते हैं इंग्लिश लोगों के, अमेरिकन के अलग होते हैं, कैनेडियंस के अलग होते हैं, उनका एक्सेंट अलग होता है लैंग्वेज का। भाई जो जहां जिस हिसाब से जिसे सुटेबल लगा, और उसके बिहेव, उसके एनवायरमेंट के हिसाब से उसे सुटेबल लगा, उसने वैसा नाम रख लिया। लाइक दैट रिएक्शंस भी बहुत मत्था मार मार के, बहुत हैंडल कर करके एक दूसरे को और मैनेज कर करके रिएक्शंस आपको याद करवाई जाती हैं। इनका कोई बहुत ज्यादा सिर पैर नहीं होता कि ये रिएक्शन ये रिएक्शन इस कैटलिस्ट के साथ होगी, दूसरी इसके साथ, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। दिमाग में बिठा लीजिए जैसे आपने अपना नाम याद किया, समझ गए? हाँ, इसका कोई सिर पैर नहीं है बेटा, जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और इन्हें याद करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे। याद रखना ठीक है, क्वेश्चंस पूछना अच्छी बात है, लेकिन जो हद होती है, मेरी भी एक हद है, मैं आपको वो रीजन नहीं बता सकता, मेरे पास है ही नहीं, साइंस वालों के पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इन रीजंस के पीछे पड़े रहे, तो एक चीज बता देता हूँ, लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट थी, वो मुझसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ रही, हर जगह पर पूछ रही, आपने तो पहली बार पूछा है, नॉट एट द बैड थिंग, लेकिन वो स्टूडेंट हर जगह सर ये क्यों हुआ, सर वो क्यों हुआ। मैंने काफी बार उसको रीजनिंग दी, काफी बार समझाया कि बेटा इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर बात के लिए रीजन पूछ रही है। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा बेटा, मैंने उसके टेस्ट वगैरह चेक किए, टेस्ट में लगभग नील 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 हर जगह पे। मैं कहा ये पढ़ती नहीं है, बस इसको फालतू की बातें पूछनी है। तब मेरे को समझ में आ गया कि अगर आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपको हर चीज का रीजन जानना है, हर चीज का रीजन, जबकि हमारे पास है ही नहीं, साइंस इतनी डेवलप नहीं है, मैं कहां से लाऊं भाई, है ना? तो उस बच्चे को हर चीज का रीजन जानना था, तो मैंने उसको एक बात बोली कि बेटा देखो, अगर आप ज्यादा ही डीप घुसने की कोशिश कर रहे हो और हर चीज का रीजन हर रोज ही पूछ रहे हो, कभी कभी हम जैसे आज बात हो रही है, दैट्स नॉर्मल, हो सकता है महीने बाद 2 महीने बाद कोई और बच्चा पूछे, दैट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आज आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं क्लास में, आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कुछ चीजें याद करनी पड़ती, आप पूछ लो रीजन, हर बात का रीजन पूछ लो कि सर इसका कोई रीजन है बिहाइंड द सीन, मैं आपको यस या नो में बता दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास रीजन नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा बेटा इसका कोई रीजन नहीं, बट आप फिर अगली रिएक्शन में फिर से पूछो सर ये क्यों हुआ, अगली में फिर से। वो बच्चा ऐसा ही कुछ कर रहा था, तो मैंने फिर उसको आराम से बताया, मैंने कहा बेटा देख, आपका पढ़ने का लेवल खत्म हो चुका है गारंटेडली, और ऐसा मैंने देखा भी, फील भी किया, वो बच्चा खत्म हो चुका था। यानी अगर आपका मन खुद ही बहाने बना रहा है कि मुझे सर ने ये नहीं बताया, इसका रीजन नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको याद नहीं करूंगा, मेरे को तो इसका रीजन चाहिए, मतलब आप याद करना ही नहीं चाहते। समझ गए? आपका मन जब बहाने बनाने लग जाए ना, और ऐसी बातें पूछने लग जाए, अगर कभी कभी पूछता है सवाल कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें याद ही रखनी पड़ती हैं। अगर आपको क्लियर कट पता है ये याद रखना पड़ेगा, फिर भी आप उसे याद रखने की बजाय एक कदम आगे चलते हो और कहते हो इसका रीजन बताओ,
उसे भी याद नहीं करते, फिर एक कदम आगे चलते हो और पीछे वाला आपको कुछ भी याद नहीं है, समझ लेना आपका मन बहाने बना रहा है। जिन चीजों के रीजंस हो चुके हैं, जो पीछे वाली सारी रिएक्शंस अगर आपने वो याद है और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे भी लगेगा सही है। लेकिन अगर वो पीछे का याद नहीं और आगे वाले के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो आपका मन बहाने बना रहा है कि रुक जा, मुझे नहीं पढ़ना। समझ लेना, ये आपकी साइक को बता रहा हूँ, मेरी नहीं है। ये ऐसा होता है बच्चों के साथ। और जो बच्चे ज्यादा ही अंदर घुसने लग जाते हैं ना और चीजों को बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालने में विश्वास रखते हैं, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। बिहाइंड द सीन ये चलता है, आज नहीं तो कल आप ऐसा करने लग जाओगे। इसलिए बोलता हूँ 3 से 4.5 घंटे लिख कर पढ़िए, वो बहुत जरूरी है। वरना बिहाइंड द सीन आप अगर ऐसे काम में पड़ गए, समझ लेना बहुत गड़बड़ हो रही है। सर पूछने का मन नहीं करता उसका क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं, जो याद कर रहा है ना सब बढ़िया है। जो याद कर रहा है, हर रोज लिख कर देखता है, वो सब बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत। सर हाँ बेटा। सर एक बुक में मैंने एक रिएक्शन पढ़ी थी बेंजीन हेलोजन वाले की, नहीं सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन की। उसमें सर उन्होंने सोडियम का कोई सॉल्ट लिया था और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट बना था रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे। सोडियम कार्बोनेट बना था, हाँ हो सकती है रिएक्शन, कोई खास बात नहीं है। सोडियम का क्या लिया था, साल्ट? यस सर, सोडियम का कोई सॉल्ट था और सोडियम कार्बोनेट बना था Na2CO3। यस सर। हाँ वो कोई खास बात नहीं है, ऐसे रिएक्शंस आगे आएंगी, नो वरी, ठीक है। ये भी कुछ कुछ वैसे ही है, चिंता मत कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम लेते होते हैं अभी, कास्टिक सोडा। लाइक कास्टिक सोडा होता है CaNaOH, है ना, और सोडा लाइम होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन दोनों को कोलेक्टिवली NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को कोलेक्टिवली सोडा लाइम बोलते हैं। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। सोडा लाइम और अकेले NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये याद रख लेना। तो यहाँ पर हो सकता है कि लिखा हो किसी जगह पर सोडा लाइम से रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोजाइलेशन हो गया। सिंपल रिएक्शन है, सीधा बनाइए, लिखिए, याद कीजिए, दैट्स इट। इसके बाद रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एराइल हैलाइड SN2 का मैकेनिज्म दिखा रखा है अभी, SN2 एरीन्स, एरीन मतलब बेंजीन से। तो देखिए मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। ये मैकेनिज्म सिंपल सिर्फ ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने दिखा रखा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद में इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक नया पेज ऐड कर रहा हूँ बेटा, और इस नए पेज के ऊपर आप लोगों को मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म कैसे होता है। सपोज दैट यहाँ इन्होंने X ले रखा है ना, हैलोजन को हटाना है, ये मैकेनिज्म है इसको हटाने के। हैलोजन हटेगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन कैसे कैसे अटैक करते हैं वो देखिए जरा। बेंजीन रिंग है, ये मैकेनिज्म +1 में था, शायद आप लोगों ने याद किया हो, लेकिन इस मैकेनिज्म में बहुत सारी चीजें बच्चों को क्लियर होती हैं, इसलिए मैकेनिज्म में थोड़ा बेटरली करवाना चाहता हूँ। यहाँ मान लो हैलोजन जुड़ा हुआ, प्लस में न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है भाई? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में हम लगा सकते हैं क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, या फिर इसकी बजाय क्या लगा सकते हैं CH3 CH2Cl। ब्रोमाइन में Cl नहीं होता है, CH3 नेगेटिव, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम इसके साथ में लगा सकते हैं, है ना। मुझे CH3 का भी कंफर्म नहीं है। और एसिड क्लोराइड, हाँ CH3 नहीं था वो, ठीक है, याद आ गया। CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव, Cl लगा हुआ था इसके साथ में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है यहाँ Cl लगा हुआ था, Cl को AlCl3 ले जाएगा, ठीक है। ये क्लोरीन यहाँ से चला गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, एसिड क्लोराइड। तो इस तरह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है इन तीनों में से। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, ये सबकी रिएक्शन एक साथ इकट्ठी करवा रहा हूँ, हर लेसन में आएगी। ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ अटैक करता है, यहाँ पर क्यों अटैक करता है? यहाँ पर X हेलोजन है, स्लाइटली नेगेटिव विल बी देयर, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको मेरे साथ बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अंशिका पूछ रहे वाटर वेट क्यों होता है? आई थिंक ड्यू टू द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन मॉइस्चर होता है। हाँ मॉइस्चर, इसके पीछे क्या एनालिसिस? नहीं बेटा, वाटर वेट क्यों होता है इसके पीछे तो आपको +1 में रीजंस थे, याद है? एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एडहेसिव फोर्स। हां अच्छा, इसके अपने मेनिस्कस के कारण भी वाटर का
मैंने उसका भी बनता है cohesive एडहेसिव और force कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है ना। और वाटर की एडहेसिव फोर्स होती है, कोहेसिव भी होती है। और सर स्कूल से आने के बाद 4-5 घंटे निकल ही नहीं पाते, 2 आवर प्रैक्टिस कर पाते हैं। 2 आवर से बेटा बढ़ाओ इसे, कम से कम 3 आवर करो, कम से कम 3। क्या करना है कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल रिजल्ट ये है। मतलब 3 से 4.5 घंटे लगाना सीखिए, बस इतना हर रोज कीजिए। कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ याद नहीं होता, ये बाद की प्रॉब्लम्स है, मैं उसके लिए सॉल्यूशंस बताऊंगा। लेकिन इतना टाइम हर रोज लगाना है, जो याद हो रहा है वो याद करो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ते जाओ, लेकिन कम से कम इतना टाइम लगाना है, 3 से 4.5 घंटे। अगर इतना नहीं लगा रहे हो, मैंने पहले भी बोला था, फिर काम बनेगा नहीं अपना, है ना। तो देखिए भाई ये आ गया, इसको मेरे साथ साथ नोट कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देता हूँ, अब क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के बाद तो यहाँ हेलोजन है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव आएगा इस कार्बन पे। लेकिन ये कार्बन क्या करता है, ये वाला बॉन्ड जो है, अब ध्यान दे लेना भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ 12th क्लास चल रहा है। इस मैकेनिज्म को करने के बाद लगभग सारे मैकेनिज्म समझ में आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से करना है सभी को। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इधर आया, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद के पास था, इसी कार्बन का, ये वाला, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने उस कार्बन का ले लिया। तो न्यूक्लियोफाइल ने अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया था, इधर से ये कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो मतलब इसने न्यूक्लियोफाइल से लिया, तो ये वाला कार्बन तो न्यूट्रल रहेगा। समझ में आ गया है सबको? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है इस कार्बन के पास, तो इसलिए ये वाला कार्बन हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। किसी को यहाँ पर डाउट है? बाकी के सारे बॉन्ड में सेम टू सेम लगा रहा हूँ, देख लो, सिर्फ जो चेंज किया आप ध्यान से देख सकते हैं, चेंज क्या किया मैंने, सिर्फ इस बॉन्ड को तोड़ा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, यहां तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। फिर नेक्स्ट में ये जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर यहाँ पर जाता है, यहाँ पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा, एक इधर जाएगा, तो भी ऑब्वियस सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉन तो यही है, इस कार्बन वाला, ये तो यहाँ आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इधर जाएगा तो इस पे नेगेटिव बनाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट होता है। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ध्यान रख लेना। रिवर्सिबल मतलब भाई इधर बन रहा है तो उधर भी बनेगा, दोनों, ये वापस इधर भी जा सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ज्यादा होती है, तो कुल मिला के ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है रिएक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बना रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बाकी सब सेम बना दिया मैंने, यहाँ पर हेलोजन लगा दिया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पर अब नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया एक बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनसे एक बॉन्ड बन गया। इस कार्बन पर नेगेटिव आना चाहिए था क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बट इसने अपना इलेक्ट्रॉन, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहीं रहता है, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये इसके पास आ जाता है, मतलब यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में आ गया सबको? नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। क्लियर है बेटा? यस। बाकी सब सेम टू सेम है, तो बाकी के बॉन्ड वैसे के वैसे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, मेरे साथ साथ अगर आप बना सकते हैं नोटबुक पे तो बना लीजिए, बहुत आराम से ही बना रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए क्या होगा कि अब बेंजीन रिंग जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये यहाँ पर अटैक करेगा, जिससे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, फुल हेडेड एरो लग रहा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही शिफ्ट होता है वैसे तो, दूसरा तो उसका साथी था, ठीक है, तो वैसा कुछ हो रहा है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो वहीं आएगा, शिफ्ट दोनों माने जाते हैं इसमें। तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेंजीन अब कैसा हो जाएगा, बेंजीन नहीं है वैसे ये, क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं यहाँ पर अलग तरीके से, तो ये सब कुछ सेम रहेगा, ये वाला बॉन्ड बिल्कुल सेम है, यहाँ हेलोजन लगा हुआ है वो भी सेम है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है वो भी सेम है, होगा क्या, अब ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो दोनों ने ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लिया। यस, ये समझ में आया सबको? यस सर। अब ये वाला जो बॉन्ड था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, मतलब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? यस सर। ये नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव क्या करता है, ये यहाँ पर अटैक करता है। जब ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा तो ये हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो यहाँ अब ये हैलोजन कैसे रिमूव होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसे जुड़ेगा, अब उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये वाला बॉन्ड सेम टू सेम है, ये वाला बॉन्ड सेम टू सेम है। यहाँ पर एक नया बॉन्ड आ गया 2 इलेक्ट्रॉन से, और हैलोजन यहाँ से चला गया, न्यूक्लियोफाइल अकेला रह गया। मैं इसको टेढ़ा ही दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको फीलिंग आए कि यहाँ से हैलोजन जा चुका है। प्लस में एक्स नेगेटिव बन गया। यस, क्लियर है सबको? बेंजीन के साथ हैलोजन लग चुका है, एक्स नेगेटिव बन चुका है, तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। अब ये एक्स नेगेटिव का क्या होता है, देखिए ये कैसे बना था। ये AlCl3, इन सबके पास में मान लो क्लोरीन था, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर अब बता रहा हूँ कि इस एक्स नेगेटिव के साथ क्या होता है। AlCl3 ये क्या करता है, मान लीजिए Cl2 था, क्लोरीन एंड क्लोरीन, या फिर हम ये मानते हैं जैसे कि NO2 दिखाया मैंने, NO2 की जगह मैं CH3C डबल बॉन्ड O दिखाता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये ग्रुप्स ऐसा कुछ होंगे। यहाँ पर है क्लोरीन, तो ये AlCl3 क्या करता है, AlCl3 में p ऑर्बिटल एक वैकेंट होता है जो कि इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है, एल्यूमिनियम। यस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। तो होगा क्या, यहां पर इन दोनों से अब क्या होने वाला है, AlCl3 और एक क्लोरीन इसने यहां जोड़ लिया, जिससे क्लोरीन नेगेटिव जोड़ा, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर। अब इसके बाद में प्लस ने क्या बना, या तो क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज बनेगा, या फिर CH3C डबल बॉन्ड O इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यस, क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पर हैलोजन है, एक्स नेगेटिव बचा, जो भी था ये। अगर ये एक्स नेगेटिव है तो AlCl3 का एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और वो इसको यहां से रिमूव कर देगा। समझ में आ गया? इसका क्या होगा? सर लास्ट वाला स्टेप बताना एक बार। क्या लास्ट वाला स्टेप बताना एक बार। लास्ट वाला स्टेप देखिए क्या है, यहाँ पर ये जो क्लोरीन नेगेटिव था, ठीक है, अगर ये क्लोरीन नेगेटिव वाला एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज हुआ है तो इस केस में वो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये किसी और मैकेनिज्म का पार्ट है, सेम है वो दोनों चीजें। वहां पर H हटाते हैं हम, यहाँ हैलोजन हटा, वहां H हटता है, H हटता है तो उसके बाद में क्लोरीन HCl रिमूव करता है। बट अगर मान लीजिए ये कुछ भी है, ये जो भी था नेगेटिव चार्ज, तो यहां से अब ये नेगेटिव चार्ज है तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए है ना यार। नहीं, ये वो मैकेनिज्म नहीं है भाई, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ सर। पॉजिटिव आयन चाहिए ना हमें, तो AlCl3 वाली प्रोसेस इसमें नहीं होने वाली है, ये तो किसी और रिएक्शन का पार्ट मैंने इसमें घुसा दिया, ठीक है। सर फ्रीडल क्राफ्ट वाला है शायद। क्या बेटा? ये फ्रीडल क्राफ्ट वाला है नीचे वाला। हाँ, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन वही बता रहा था मैं, उसी का मैकेनिज्म है ये, लेकिन वो वैसा ही है, सेम टू सेम है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि दोनों को एक साथ कर दूं, बट ये मैकेनिज्म बनेगा नहीं। खैर जो भी है, आप सीधा सीधा ये तो याद रख ही सकते हैं कि ये यहाँ अटैक करेगा, हैलोजन इधर से उड़ जाएगा। क्लियर है? ये वाला मैकेनिज्म जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान देना इसमें क्या क्या हो रहा है इस मैकेनिज्म में। ये देखिए, जहां पर ग्रुप लगा हुआ है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव है, पैरा पर नेगेटिव आया, और फिर से ऑर्थो पर, यानी ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव आया। यस, आया ना? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल आया था, उसने ऑर्थो और पैरा ग्रुप को क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने एक्टिवेट कर दिया बेंजीन रिंग को ऑर्थो और नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। दो ऑर्थो होती है, एक पैरा होती है, तो 3 पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन के रेजोनेंस में। ध्यान दे लेना इस पे, 3 पोजीशंस पे, इसलिए तीनों पोजीशंस क्या होगी, एक्टिवेट हो गई। और ये एक्टिवेट है तो इनके ऊपर कोई और चीज भी ड्यूरिंग दैट टाइम जुड़ सकता है, तो इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप,
ये समझ में आ गया। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो हम कभी फिर किसी और मैकेनिज्म में करेंगे। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, जिसको भी अगर ये बेसिक्स नहीं आता तो ये सबसे बेसिक वाला मैकेनिज्म है, इसको 2-3 बार बना के देखिएगा, आपको बाकी के मैकेनिज्म आसानी से समझ में आएंगे। तो यहाँ इन्होंने यही कर रखा है भाई, देखिए क्या किया मैकेनिज्म के अंदर, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, फिर उसके बाद में एक्स यहाँ से जाएगा और यहाँ से इन्होंने ना एच हटा दिया है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये एच को हटा रहे हैं, एच यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये नेगेटिव चार्ज था, वैसे एक्स यहाँ एच नहीं हटाया इन्होंने, नेगेटिव चार्ज ही इनका, तो ये नेगेटिव है, जैसा हमने किया वैसा ही है, एच नहीं हटा रहे ये भी। ठीक है, तो ये नेगेटिव जब यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से न्यूक्लियो एक्स नेगेटिव यहाँ से अलग हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप, ये पता है ना सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने देखा कि ये इस तरह से 3 स्टेप अलग अलग दिखा रखे हैं, ये भी हम पीछे सेम टू सेम यही चीज मैंने दिखाई है, बस मैंने क्या किया है, जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो आपको न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी बताइए बस कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं। यहाँ पर सिर्फ ये क्लोरीन हो सकता है, NO2 हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अल्काइलेशन एसाइलेशन में ऐसा होता है। A group that withdraw electron tend to neutralize the negative charge on the ring, that is dispersal of charge stabilize the कार्बोएनाइन। तो कार्बोएनाइन जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा वो उसे स्टेबल ही कर सकता है। खैर नथिंग स्पेशल इन दिस। समझ में आ गया बेटा ये मैकेनिज्म? यस सर। SN2 बाइमोलिक्यूलर। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, इसका बैकग्राउंड ब्लैक से पता नहीं वापस ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, डोनेटिंग ग्रुप। ग्रुप विड्रो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन विड्रो करेगा ग्रुप वो कार्बोनाइन को नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है, एक्टिवेट, और SN2 मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। ये बात याद रखिएगा। यस, क्लियर है? यस सर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, 3 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, NO2 अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और ये सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एक्स क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव है ना, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव फ्लो है ना। तो ये भी हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN2 को एक्टिवेट करते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। Group that releases electron tends to intensify the negative charge को intense कर देता है, ज्यादा बढ़ा देता है, destabilize कर देता है कार्बोनाइन को, thus slow down the reaction, और रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा, NH2 है, लोन पे डोनेट कर देता है। अब अगर बेंजीन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी है, तो न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीनिंग तो नहीं लेगी उससे। समझ में आ रही है ये बात? तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। OH नेगेटिव जुड़ा हो, OR जुड़ा हो, या अकेला R भी जुड़ा हो, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, ये डीस्टेबलाइज कार्बोनाइन, डीएक्टिवेट द SN2, तो ये डीएक्टिवेट कर देता है एरिनियम SN2 रिएक्शन को। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको याद रखना, आपको एग्जांपल्स मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करके सब, अगर आप इन सबको लिखकर और इनसे मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करते हैं, 2-3 से भी अगर मैकेनिज्म बन जाता तो बहुत बढ़िया बात है, आगे वो याद भी रहता है। एलिमेंट इफेक्ट, अब एलिमेंट का भी कोई इफेक्ट होता है। द फैक्ट दैट फ्लोरो इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप among the halogen is most ArSN2, but in SN1 and SN2 mechanism where fluoro is poorest living group among halogens। अब भाई ये देखो ये क्या है, समझ में आया कुछ को, किसी को? सर एरोमेटिक कंपाउंड्स में फ्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। हैलोजन में फ्लोरीन जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, फ्लोरो यानी कि नेगेटिव आयन, फ्लोरीन पर नेगेटिव आयन बेस्ट लिविंग ग्रुप है। इन मोस्ट SN2, ज्यादातर SN2 के अंदर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है एरिनियम वाले में। बट वो कह रहा है इन SN1 और SN2 मैकेनिज्म के अंदर जहां फ्लोरो पूरेस्ट लिविंग ग्रुप है अमंग हैलोजेंस। बताइए मतलब?
सर मतलब नहीं समझ में आया किसी को? सर एरोमेटिक कंपाउंड्स में सर फ्लोरीन एक और बार लाइन इलेक्ट्रॉन कर ले दो। लेता है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स में। लेकिन सर जो हमारे SN1 SN2 होते हैं उसमें सर F- मतलब थोड़ा कम स्टेबल होता है, इसलिए कुछ ऐसा होता है। हाँ, ये क्या कह रहा है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें SN2 में सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है फ्लोरीन। समझ में आ रही है बात? सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन अगर वो बेंजीन के साथ है तो। लेकिन अगर वो कार्बन की नॉर्मल चेन के साथ है तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो नॉर्मल होते हैं, एरीन वाले नहीं, बेंजीन वाले नहीं, नॉर्मल वाले, उनमें फ्लोरीन जो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बहुत पुअर होता है, वो छोड़ के नहीं जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एलिमेंटल इफेक्ट बोल सकते हो आप इसे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, फ्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप भी है और वर्स्ट पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप भी है, वर्स्ट कह सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स की अब एलिमिनेशन रिएक्शंस करने वाले हैं भाई। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शंस कह लीजिए, सीधा सीधा एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह इसको रिएक्शंस कहेंगे। और ये क्योंकि एलिमिनेशन से है तो एलिमिनेशन जब भी होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। याद रखना, एलिमिनेट कर रहे हो किसी को, जुड़ कुछ नहीं रहा, आपने कोई चीज तोड़ दी तो तोड़ने के बाद क्या होगा? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपने कोई चीज तोड़ दी, जोड़ा आपने कुछ है ही नहीं, तो भाई डबल बॉन्ड कम से कम बनेगा, वरना उसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होगी? यस सर। है ना? तो डेफिनेट है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमेशा क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, दैट्स इट। So the elimination reactions, two atoms groups which are removed from the substrate generally resulting into the formation of pi bond। ठीक है, तो pi bond बनता है भाई, यहाँ Y और Z दोनों रिमूव करके डबल बॉन्ड बन गया। सिंपल रिएक्शन है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, अब यहाँ पर भी वैसा ही है, E1 और E2 टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं, मैकेनिज्म होते हैं E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम E1 मैकेनिज्म को करेंगे। E1 मैकेनिज्म का मतलब वही है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। क्लियर है सबको? फुल फॉर्म? यस सर। ठीक है, तो देखिए, प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप डिपार्ट इन टू डिफरेंट स्टेप। प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप दो अलग अलग स्टेप्स में होते हैं। यहाँ कैसे मैकेनिज्म दिखा रखा है इन्होंने। पहले क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी स्लो है, ध्यान रख लेना। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसमें क्या होगा? हैलोजन यहां से छोड़कर जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट इज स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, पहला स्टेप। अभी आपको लगेगा ये तो SN1 जैसा है ना? यस सर। दो स्टेप्स लग रहे हैं, है ना? हाँ, SN1 जैसा ही है, लेकिन SN1 में होता क्या है? वहां एलिमिनेशन तो नहीं होता, एक छोड़ के सर वहाँ पे दूसरा ग्रुप आता है, एलिमिनेशन नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ पर बस वही है, तो हमें वही देखना है। तो देखिए, पहले X छोड़कर चला गया, दूसरा क्या है? बेस अटैक करता है। अब बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को लेके चला जाता है। बेस मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, OH नेगेटिव आयन मान लो इसको। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो बेस इस पर अटैक करेगा, H को लेके चला जाएगा, H अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, एल्कीन बन गया, BH अलग हो गया, दैट्स इट। तो ये फास्ट स्टेप होता है भाई, ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, दैट्स इट। तो यहाँ एलिमिनेशन हुआ यूनिमोलिकुलर, मतलब एक टाइम पर एक ही मोलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? यस सर। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब SN1 ही है बेटा, लेकिन SN1 में अगर एलिमिनेशन होता है तो उसको E1 बोल देते हैं, बस इतना ही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन था, है ना? और ये क्या है? ये एलिमिनेशन है। स्टेप दोनों के सेम है, कहानी वही है, लेकिन इसमें सिर्फ एलिमिनेट होगा, उसमें सब्स्टिट्यूट होता था। समझ में आ गया? किसी को डाउट है क्या E1 और SN1 में? नो सर। ठीक है, एनीवन एल्स? कोई और भाई, बाकी के स्टूडेंट? नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब यहाँ पर हमें पता है कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। हमने रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस की थी, याद है? यस सर, याद है। और उसमें मैंने आपको एक वो दिया था,
जो पीडीएफ दी थी ना, उस पीडीएफ के अंदर हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले होता है, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद फिनाइल शिफ्ट होता है, फिर एल्काइल शिफ्ट होता है, फिर मतलब 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन, फिर मिथाइल शिफ्ट होता है। याद है सबको? ऐसा कुछ था उसमें ऑर्डर। यस सर। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव आयन। अगर किसी को मौका मिले, अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान देना, ये कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वैलेंसी पूरी होगी। इसकी तीनों वैलेंसियां हाइड्रोजन से पूरी हैं, ठीक है। अगर इसको ये वाला कार्बन यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर मैं अगर इसको यहाँ भी CH2 लगा दूं, यहाँ भी CH2 लगा दूं, तो ये क्या बन गया भाई? CH3 लगेगा, सॉरी, क्या बन गया? ये 3 डिग्री वाला कार्बन बनेगा ना? यस सर। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसकी बजाय 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, ये H नेगेटिव आयन, सीधा H नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के ले जाएगा, H नेगेटिव आयन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ से गया, इसका पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ पर H नेगेटिव आ गया, तो इसके ऊपर कार्बन पॉजिटिव बन गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। यस, क्लियर है सबको? यस सर। वी नो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, हमें अच्छे से पता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले होगा। अगर हाइड्राइड की जगह फिनाइल हो तो वो दूसरे नंबर पर, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरफ फिनाइल है और इस तरफ हाइड्राइड और इस तरफ फिनाइल है, तो हाइड्राइड पहले शिफ्ट होगा, फिनाइल बाद में होगा। और अगर मिथाइल लगा हो तो पूरा मिथाइल शिफ्ट करना है, तो भाई देखो सबसे पहले है हाइड्राइड, अगर वो नहीं है तो फिर फिनाइल, अगर वो भी नहीं है सिर्फ मिथाइल है, सिर्फ मिथाइल, तो फिर लास्ट में तो मिथाइल ही शिफ्ट होगा। क्लियर है? यस सर। ये बात समझ में आ गई ना? तो ये कुछ इस तरह से शिफ्टिंग होती है मैकेनिज्म्स के अंदर। मैकेनिज्म्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस कीजिए, ये बेसिक्स यहाँ से करिए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वरना वो समझ में कुछ नहीं आएगा। आगे देखिए भी इसकी काइनेटिक है, रेट क्या है? एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड, ये वाला हैलोजन, इस पर रेट डिपेंड करेगा, क्योंकि इसी से हैलोजन जब हट रहा है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इट इज यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर होती है, यूनिमोलिकुलर होती है, SN1 की तरह ही होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर इज सिमिलर टू SN1। SN1 की तरह रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, बिकॉज़ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बन रहा है, तो डेफिनेट सी बात है SN1 मैकेनिज्म की तरह सिमिलर रिएक्टिविटी होती है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, आगे देखते हैं अब जरा SN1 वर्सेस E1। तो भाई इन दोनों को वर्सेस में भी डाल के इन्होंने न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो देखिए, in case of alkyl halide SN1 product is generally more than E1 product। alkyl halides के अंदर SN1 प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा बनता है देन E1 प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है? हमारे हिसाब से तो पूरी रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, पूरा प्रोडक्ट यही बनेगा, ऐसा ही लग रहा है ना सर? कुछ कार्बोकेटाइन में आके कोई जुड़ भी जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, कोई अल्काइल हैलाइड रिएक्शन ही नहीं करेगा, सारे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? सारे के सारे कार्बोकेटाइन ही नहीं बनाएंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। अब अगर हम ये कहें कि सर क्या बात है, हम रिएक्शन की कंडीशनें बदल देंगे, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी गड़बड़ हो जाएगी, मॉलिक्यूल कहीं और से ब्रेक डाउन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, मतलब वो नहीं बनेगा। तो मतलब आप इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी अगर ये नहीं बनाना चाहता तो कुछ हो सकता है अल्काइल हैलाइड रह जाए, 50% अल्काइल हैलाइड रह गया, या 40% ये रह गया, 60% कार्बोकेटाइन बन गया। तो हमेशा जो रिएक्शन फॉरवर्ड में दिखाई जा रही है वो 100% रिजल्ट नहीं देती, उसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी फालतू में बन जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, एटम को, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर एटम को ज्यादा एनर्जी मिल गई, सोचो ज्यादा एनर्जी मिल गई, और वो वहां से ब्रेक डाउन हो गया। अब वो ब्रेक डाउन हो गया तो वो तो तहलका मचा देगा, वो कहीं और जाके जुड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो कुछ फालतू के बाई प्रोडक्ट भी बन जाते हैं जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, और कुछ एक रिएक्शंस में तो बाई प्रोडक्ट अपने आप ही बनता है। जैसे यहाँ पे बेस बन रहा है, बेस ने H के साथ रिएक्शन करी तो वो अपने आप ही न्यूट्रल साल्ट बन गया, एक हिसाब से जो भी बनेगा, है ना। तो यानी वो तो बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट अपने आप भी बन जाते हैं। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, जनरली हम उस पर फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं मेन रिएक्शन पर। ये फोकस करते करते हमारे दिमाग में घुस जाता है कि मेन रिएक्शन जो होती है वही 100% होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेन रिएक्शन कभी भी 100% नहीं होती है। समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, कभी कभी कुछ रिएक्शनें 100% होती हैं, यील्ड 100% आता है, लेकिन सब में नहीं। तो यहाँ ये बोल रहा है SN1 प्रोडक्ट जो है वो जनरली मोर बनता है E1 से।
अब इसकी भावनाएं आप समझ गए होंगे। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो देखिए भाई यहाँ क्या हो रहा है, ब्रोमीन लगा हुआ, एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री कार्बन है, डेफिनेट है। मैथेनॉल, तो मैथेनॉल यहाँ पर लगा हुआ है, होगा क्या, ब्रोमीन यहाँ से छोड़ के जाएगा, जैसे हम हीट करेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री जो है, अब यहाँ जो अल्कोहल था मैथेनॉल, वो H पॉजिटिव इसका यहाँ से छीन लेता है, ठीक है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। और ये बन गया CH3OH ट्वाइस, OH2 बन गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज। या फिर क्या हो सकता है, अब जरा देखो या फिर क्या हो रहा है, क्या हुआ भाई पता है, ये जो था ये इसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ जुड़ रहा है क्या, ये डायरेक्टली यहाँ अटैक कर रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया ना? यस सर। उसने अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया, ये कार्बन पॉजिटिव था, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, तो दोबारा से बना देता हूँ थोड़ा साइड में ताकि एरो दिखाई दे, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, जो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर वापस ले लेगा। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये कुछ ऐसा होगा और फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, आ गया सबको? यस सर। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चला जाएगा तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। ये क्या हो रहा है, CH3 CH2, इसके बाद में ये कार्बन है, फिर ऊपर CH3 है, ठीक है, और फिर से CH3 है। बना के देखना नोटबुक पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, OCH3 यहाँ जुड़ जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल थे, एक तो ये वाला एल्कीन बनेगा या फिर ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो देखो भाई इसमें एलिमिनेशन कहाँ हो रहा है, इसमें हो रहा है एलिमिनेशन, तो है ना? यस सर। और इसमें क्या हो रहा है, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट होके लग गया, है ना? तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, मोर, यानी ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और ये प्रोडक्ट लेस बनेगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा तो ए वाला आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो इसने बोला ऊपर की कौन सा मोर बनेगा कौन सा लेस बनेगा, ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं। चलो ये मोर है, ठीक है, और ये वाला लेस है। तो नीचे वाला मोर है ना? उल्टा लिख दिया क्या? हाँ उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये मोर है और ये वाला लेस है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी वाला देखो, इसमें एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई है, लेकिन ये 3 डिग्री नहीं है। अगर ब्रोमीन यहाँ से जाता है तो ये सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। 1 डिग्री बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, सोचो, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होगी तो ये वाला CH3 देखो, जैसे ही ये पॉजिटिव बनेगा ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा बीच वाला, इस कार्बोकेटाइन के साथ OC2H5 बन जाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है। प्लस में एक और बात है, इसने एल्कीन भी बना दिया, एल्कीन सेजफ एल्कीन 2 सेकेंड, प्लस में एक और बन रहा है ये वाला भी, यानी डबल बॉन्ड कहीं भी आ सकता है। तो देखो जरा इसको, इसका मैकेनिज्म दिखाया, नहीं दिखाया, चलो इसका मैकेनिज्म हम शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है ध्यान देना, CH3 ब्रोमीन को हटाएंगे बस सबसे पहले, और उसके बाद आपको सारा मैकेनिज्म एक साथ समझ में आ जाएगा। CH3 यहाँ पर क्या लग रहा है, CH2 के ऊपर ये ठीक है। अब होता क्या है, ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसने क्या किया, यहाँ डबल बॉन्ड बना रखा है। कैसे बनेगा डबल बॉन्ड, तो अगर मैं इसी को CH2 के पॉजिटिव चार्ज को एक्चुअल में इन दोनों हाइड्रोजन को ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और एक और काम करना पड़ेगा, ठीक है, सबको हम मतलब सारी पॉसिबिलिटीज एक ही मॉलिक्यूल में शो करने की कोशिश करूंगा, आपको सीधा समझ में आए, ताकि यहाँ कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं,
ठीक है, बस एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। कार्बोकेटाइन बना हुआ है, क्लियर है बेटा? यस सर। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए जो इसने बनाया है, जो ज्यादा यील्ड बन रहा है फर्स्ट वाले का, इसका ज्यादा यील्ड बन रहा है, तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला CH3 यहाँ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में वो जो हमारा वो है अल्कोहल है, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस पे। क्लियर है? पहली पॉसिबिलिटी समझ में आ गया सबको? यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो क्या होगी, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर सकता है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर सकता है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर। ठीक है। अब लेकिन इसने एक और चीज दिखाई, कार्बोकेटाइन तो बीच वाला ही बनेगा, कार्बोकेटाइन बीच वाला बनेगा, इसके ऊपर लग जाएगा। एक CH3 और दिखाना पड़ेगा क्या? ये सर क्योंकि फिर इधर 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे सर, अगर ये हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, अगर CH3 उधर नहीं। आई नो दिस, क्योंकि पहले इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ना, शिफ्ट करके दिखाऊं क्या? चलो पहले इसको शिफ्ट करके दिखाते हैं, ठीक है, पहले इसको शिफ्ट ही करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ, रेड कलर से हाइड्रोजन शो कर, रेड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको शिफ्ट करते हैं, एक और प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात ये। शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद क्या बन रहा है, नीचे बना दे क्या? चलो नीचे बना देते हैं। शिफ्ट करने के बाद ये बन गया CH3, ये सेम टू सेम रखा मैंने, यहाँ पर कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इसके बाद में ये CH2 बना, यहाँ पर CH3 इधर आ गया, ये शिफ्ट का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ऑलरेडी CH3 लगा हुआ था। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा ये सबको? यस सर। अब आगे देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, या फिर ये वाला हाइड्रोजन इधर आ सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान दे लेना, ये कार्बन कौन सा है, इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, और ये कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। ये किसका माइक खोला? अभी मेरे को डबल आवाज, राज बेटा बंद कीजिए, ठीक है। मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ये किस चीज का रीजन दिया राज बेटा आपने? सर वो उन्होंने क्या पूछा था, वाटर वेट का पूछा था ना। अच्छा वाटर वाला, चलो छोड़ो, ठीक है। देखिए जरा, तो यहाँ क्या होगा, तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया। यस क्लियर है भाई? ये इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। जो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो एरो है, ये वाला अगर एरो वर्क करता है तो ये बनता है सेजेफ एल्कीन। क्या होता है भाई सेजेफ एल्कीन, बताएगा कोई? सर जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। सेजेफ एल्कीन मतलब ज्यादा बनेगा, मोर, इसको बोलते हैं मोर इन अमाउंट। अब ये कैसे बनता है पता है? जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, उस कार्बन का एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेजेफ रूल। और जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये लेस प्रोडक्ट बनता है, और सेजेफ रूल वाला यानी सेजेफ वाला मोर प्रोडक्ट बनता है, मोर अमाउंट में बनता है। यस क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? तो यील्ड देखिए, सेजेफ वाले का तो ज्यादा होना है, बिल्कुल पक्की बात है, उसके अलावा थर्ड वाले का कम होना है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ये तो एलिमिनेशन है, और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मोर होता है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। सब्स्टिट्यूशन मोर है, फिर उसके बाद एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में भी 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से करनी कि एलिमिनेशन में भी यहाँ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा। तो सेजेफ रूल अब आपको समझ में आ गया होगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, वो उसका हाइड्रोजन निकलेगा और कम रह जाएंगे और डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? यस सर। कम हाइड्रोजन जिसके पास कम है, सेजेफ उसी पे हमला करता है, सीधी सी बात ये, उसका और कम कर देता है।
और एक मार्कोनिकोव रूल होता है, इसी लेसन में आएगा, दोबारा से +1 में भी था। मार्कोनिकोव जिसपे रूल भारी वाले पे लगता है वो हाँ कम वाले पर लगता है, वो जुड़ता है कम वाले पर। क्लियर है? यस सर। तो वो भी देखेंगे, वो इसका सेजफ का रिवर्स है। सी देखिए भैया। हाँ बेटा कोई क्वेश्चन है? यस यस नहीं है, ठीक है। तो देखिए तीसरे वाला पार्ट देखते हैं। तीसरा मॉलिक्यूल क्या कहता है। तीसरे मॉलिक्यूल के अंदर देखिए CH3 तीनों बने हुए हैं, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो ब्रोमीन यहाँ से हटेगा, कार्बोकेटाइन ये बन गया। ये तो इसने खुद ही दिखा दिया, कार्बोकेटाइन ये बन रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें पता है रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला, रीअरेंजमेंट के बाद इसने सिर्फ अमोनिया के साथ हीट किया था, याद रखना, ओनली हीट विद अमोनिया, तो कोई नहीं बनने वाला, एल्कीन ही बनेगा, सीधी और साफ चीज। ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, किसके पास कम है, इसी के पास, इसके पास एक ही थी, है ना, सेजफ प्रोडक्ट। यस, क्लियर है सबको? सेडजेफ प्रोडक्ट बन रहा है भाई, ये भी सेडजेफ प्रोडक्ट है। क्लियर है ना बेटा? तो ये दोनों चीजें अब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इवन मैकेनिज्म और एसएमआर मैकेनिज्म। हाँ बेटा, फिर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ इसमें? अमोनिया भी तो बेस है ना। हाँ अमोनिया बेस है, अमोनिया ऐसा नहीं करवा पाता ना, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इस वजह से। तो यही वो चीज है कि कोई दो चीजें सेम बेस हैं, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। इन बिल्ड हमारे पास इन चीजों के ना बहुत सारी चीजों इनके वो नहीं होते, आंसर्स नहीं होते कि अमोनिया डालोगे तो ये बन रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल है भाई, और अल्कोहल डाल रहे हो तो वो बन रहा है। अल्कोहल में 3 प्रोडक्ट बन रहा है, जबकि अमोनिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, कमाल की बात है। तो यही चीज अब आपको याद रखनी कि अमोनिया डालने पर ऐसा बनता है, इसको क्रैम करना ही ऑर्गेनिक में, यानी इसको ये याद ही होना चाहिए, यही ऑर्गेनिक में थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब भी अमोनिया आपके सामने आएगा तो वो रीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E2SN2 की जैसा होगा, बस ये एलिमिनेशन है, सीधी सी बात है। और इसके अंदर क्या होगा, यानी एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म इसका दिखा रखा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये रिएक्शन डिपेंड करती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर एज वेल एज बेस, और बेस की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। मैकेनिज्म देखिए, यहाँ से बेस आया, H को लेके जाएगा, इधर से हैलोजन जा रहा है और इधर से बेस आ रहा है, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। बेस हाइड्रोजन को लेके जा रहा है और यहाँ से हैलोजन गायब हो रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में सारी चीजें हो रही है। ट्रांजिशन स्टेट एंटी पेरिप्लेनर, एक दूसरे के प्लेनर में है लेकिन एंटी में है, ये समझ में आ रहा है, ये एंटी है एक दूसरे के, वो पीछे से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है। क्लियर है? यस सर। एंटी पेरिप्लेनर ये मैकेनिज्म होता है इसका, इसको याद रख लेना। और ये E2 है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है ये भी ध्यान रख लेना। E2 रिएक्शन ये भी D और L बनाती है, मतलब SN2 की तरह, या तो DL तो है, डिपेंड। हाँ देखते हैं बेटा, E2 रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ बेस विच डिपेंड अपॉन मेजर और माइनर प्रोडक्ट। तो बेस के साइज पर भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेस का साइज, बेस छोटा होगा बड़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या क्या आता है। काइनेटिक्स देखिए, रेट जो है दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बाई मोलिकुलर है, ये भी पता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, हेंस देयर इज नो रीअरेंजमेंट, बट कार्बोकेटाइन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होती, बट ट्रांजिशन स्टेट इज अचीव्ड बिकॉज इट्स सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्लियर है भैया? यस सर। मोर फेवरेबल इज टर्शरी। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? नो सर। मोर फेवरेबल सबस्ट्रेट टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब मुझे समझ में नहीं आया, किसी ने यस कहा कि नो कहा? दोबारा से। ओके ओके ओके। मोर फेवरेबल सबस्ट्रेट टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है ये सबसे ज्यादा फेवरेबल सबस्ट्रेट है, यानी यही E2 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा करता है, बिकॉज इट गिव मोर स्टेबल एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल। ये सेजफ रूल के अकॉर्डिंग मोर
स्टेबल एल्कीन देता है हमें। तो मोर स्टेबल सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जिसपे अटैक होता है, बेस जिसपे अटैक करेगा, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो वो सबसे अच्छे वाला होगा। अब यहाँ देखिए भाई, वैसा ही कुछ मॉलिक्यूल बना रखा है, रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी वो पता लगेगा। यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, अब ये कह रहा है सेजेफ प्रोडक्ट, ब्रोमीन यहाँ से चला गया, उसके बाद में टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये यहाँ आ जाना चाहिए ना, कार्बोकेटाइन ये बनना चाहिए, पर ये तो तब भी 2 डिग्री रहेगा, है ना, 2 डिग्री रहेगा, दोनों तरफ से 2 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कार्बोकेटाइन यही रहेगा। इसका मतलब कार्बोकेटाइन तो नहीं बदलने वाला। कार्बोकेटाइन ये है, ये H था, H यहाँ से चला गया, सीधा सीधा इसका क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट बन गया। दूसरा देखिए, ये कार्बोकेटाइन था CH3, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट, दोनों सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। क्लियर है ये? यस सर, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन ठीक है, है मेजर एंड माइनर समझ में आ गया भी सब? समझ में आ गया भी सबको? यस बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो बेस लिया था C2H5OH, OH मतलब अल्कोहल था, उसकी पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवा दी, H उड़ गया और यहाँ पर पोटेशियम इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस बन गया इथ ऑक्साइड, पोटेशियम इथ ऑक्साइड इसका नाम है। अब ये तो स्टेट चेन बेस था। अब अगर हम बेस का साइज बदल देते हैं, ये देखिए टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, 3-4 कार्बन है टोटल, 3 डिग्री कार्बन बन रहा है जिसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये पोटेशियम है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये क्या करता है, इसने तो H छीन लिया, ये सीधा अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, या फिर देखिएगा जरा, ये सीधा अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन पर, ठीक है, या फिर ये अटैक करेगा, यही सेम चीज इस हाइड्रोजन के ऊपर भी अटैक कर सकती है। समझ में आ गया? थोड़ा मैकेनिज्म टाइप में आपको ऐसे ही एरो घुमा के और करना पड़ेगा, आपको भी ये आना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। दूसरे केस में देखो क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन जो वो डायरेक्टली अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन पर, डायरेक्टली सीधा अटैक करेगा, मेजर ये बनेगा। क्यों? बल्कि है भाई, ये बल्कि है तो अंदर तो नहीं घुस पाएगा, सीधी सी बात है। यस, क्लियर है ये बात? ये यहाँ तो नहीं घुस सकता ना इस 2 डिग्री वाले पर, ये जो कॉर्नर में पड़ा है इसी को अटैक कर सकता है, या तो यहाँ से बनाएगा या फिर क्या करेगा एक और। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन भी घुस सकता है यहाँ पर, इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, बट वो जो अटैक होगा वो क्या होगा, माइनर अटैक होगा। और क्लियर है? तो ये मेजर बन गया, ये माइनर बन गया। प्रोडक्ट्स दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, मेजर और माइनर, और डिपेंड क्या कर रहा है, बेस बदलने पर दोनों प्रोडक्ट बदल गए। समझ में आ गया सबको? यस सर। याद रहेगा ना सबको बेटा? मैकेनिज्म करके देखना, हैवी तो नहीं हो रहा है काम आज का? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बकवास। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ठीक है, कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं जो हर बार यूज होंगी, लेकिन थोड़ी सी बकवास सी हैं, बट इसमें ना बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है। जैसे रेजियो सिलेक्टिव क्या होता है, रेजियो स्पेसिफिक क्या होता है, और स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है। ठीक है, 4 वर्ड्स हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव आपको पता लग जाएगा, बड़ा आसान होता है आपके लिए, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री बदल जाती है। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, वो पर्टिकुलर केमिस्ट्री ही बनाएगा स्टीरियो की, स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। रेजियो सिलेक्टिव क्या होता है? रेजियो सिलेक्टिव, those reactions in more than one structural isomer products are possible. Structural isomer possible है, more than one structural isomer products are possible, said to be regio selective. regio का मतलब होता है डायरेक्शन सेलेक्टिव। ठीक है, एक से ज्यादा बन रहे, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन को उड़ा दिया, डबल बॉन्ड या तो मिडिल में लग रहा है दोनों कार्बन के, चारों कार्बन के, या फिर कॉर्नर पे लग रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ये हो गया रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। दोनों आइसोमर हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, तो पोजीशनल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या पोजीशनल है, ये बताओ। सर पोजीशनल है। पोजीशन बदल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा।
रेजियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होगा दोनों में से एक ही बनाए, यहाँ तो ये दोनों बना रहा है तो इसको बोलेंगे रेजियो सेलेक्टिव। स्पेसिफिक जब कहेंगे तो दोनों में से सिर्फ एक बनाए, इन दोनों में से कोई एक, यानी या तो ये ज्यादा बना रहा है या फिर ये ज्यादा बना रहा है, दोनों में से एक बनाए बस। Those reactions in which only one structural isomer product is formed out of the two or out of the possible said to be regio specific। समझ में आ गया स्पेसिफिक? यस सर। ये वर्ड बड़े कॉमनली यूज होंगे, दोबारा भी कभी दिक्कत हो तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं तो रेजियो सेलेक्टिव, अगर ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं तो स्टीरियो सेलेक्टिव है, बस इतना ही। तो स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होगा भी, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर बने दोनों ही, है ना। टू स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विद वन मेजर प्रोडक्ट, एक मेजर बने, दो बनते हो, एक मेजर बने, SN1 SN2 E2, इनके अंदर क्या होता है, SN1 SN2 में बनते दोनों है लेकिन एक मेजर बनता है ना। क्लियर है? यस सर। स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होगा, एक ही बनेगा, टू आइसोमर्स के अंदर में से दो में से एक ही बनेगा, क्या ऐसा, क्योंकि रेजियो सेलेक्टिव में ऐसा ही था। Those reactions in which two isomer reactants give two different stereomeric products are called stereospecific reactants। अब यहाँ इसका मतलब वही है कि ओनली वन आइसोमर बन रहा है, तो दो अलग अलग टू स्टीरियोमेरिक रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट ही स्टीरियोमेरिक है, मतलब उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ। गिव टू डिफरेंट स्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट आर कॉल्ड स्टीरियोस्पेसिफिक, मतलब दो अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, SN2 के अंदर और E2 के अंदर ऐसा होता है। ये समझ में आई ये लाइन? वही है रेजियो स्पेसिफिक के जैसा है कि जिसको यूज करेंगे एक ही प्रोडक्ट देगा। अब दो अलग अलग हैं तो जिसको यूज करोगे वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा, दूसरे वाले को यूज करोगे दूसरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा, वो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। हाँ भाई क्लियर है ये? यस सर। जनरली यूज होने वाली टर्म्स हैं, आगे हम यूज करेंगे, बार बार इसको बात करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रहनी चाहिए, आप लोगों से पूछने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन बिटवीन E1 एंड E2, ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सेलेक्टिव। सारी स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव तो होती ही है, ये तो पता ही है, ठीक है, ये तो वही बात कर रहा है दोनों का। E1 और E2 के अंदर देखिए भाई कौन सी E1 करेगा, कंपैरिजन है, देखो वीक बेस होता है तो E1 होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो E2 करेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट 3 डिग्री वाला E1 को फेवर करता है, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री वाला कम करेगा। यहाँ पर सबस्ट्रेट ये भी E2 को 3 डिग्री वाला ही कर रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ध्यान दे लेना, ठीक है। लिविंग ग्रुप बेटर वन रिक्वायर्ड, इसके लिए बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर वन रिक्वायर्ड, दोनों के लिए सेम है, कोई फर्क नहीं, यानी कि बेस ही डिटरमाइन करेगा E1 करेगा कि E2 करेगा। हाँ भाई क्लियर है? यस सर। बाकी सब सेम है, बस ये याद रख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, और E1CB रिएक्शन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, इसी को खत्म करेंगे यहीं पे काइनेटिक्स में। तो काइनेटिक्स के अंदर ये E1 रिएक्शन का है भाई, E1 और ये E2 का, ठीक है। E1 क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, E1 एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर है, और E2 क्या है, सेकंड ऑर्डर है, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओरिएंटेशन सेजफ एल्कीन बनती है E1 में, E2 के अंदर भी सेजफ एल्कीन बनती है। एल्कीन तो एलिमिनेशन होगा तो दोनों में सेजफ ही ज्यादा रहेगी। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस यस सर। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, जैसे मैंने बताया था कि एक और रिएक्शन देखी थी, वैसे सारी रिएक्शंस नहीं है ये, है ना, मुझे भी पता है ये सारी रिएक्शंस नहीं है एल्काइल हैलाइड की। हम यहाँ मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे, मैकेनिज्म को याद करेंगे ताकि आगे आने वाले सारे मैकेनिज्म आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? E1CB मैकेनिज्म भी करेंगे, एलिमिनेशन 1 कंजुगेट बेस रिएक्शन वाला, ठीक है, कार्बोकैटायन कंजुगेट बेस वाला इसके अंदर कुछ करने वाले हैं, तो वो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म काम आएगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड्स के अंदर काम आएगा, एल्डिहाइड में E1CB मैकेनिज्म होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। एल्काइल हैलाइड इतना ही है बस? क्या बेटा? सर एल्काइल हैलाइड में भी कितना बचा है? एल्काइल हैलाइड तो पूरा हो गया ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, E1 मैकेनिज्म एक्चुअल में वो एल्काइल हैलाइड नहीं है। एल्काइल हैलाइड मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, एल्काइल हैलाइड को टुकड़ों में डाल रखा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें भी एल्काइल हैलाइड आएगा। यानी आप एनसीईआरटी से कंपेयर करोगे तो हम एनसीईआरटी तो अचानक से पूरा नहीं करवा सकते आपको, हम कुछ और ही कहानियां करवा रहे हैं, समझ में आ रही है बात?
लेकिन जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो पूरे सिलेबस में वो कंप्लीट आ जाएगा, बचेगा नहीं, बल्कि वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है राज बेटा माइक ऑफ करके आपका, ये आपकी आवाज पता नहीं क्यों गूंज रही है। समझ में आ गया भाई सबको क्या कह रहा हूं मैं? तो लेसन की तरह मत देखना, मैंने पहले भी बोला था हम रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हैं, लेसन का नाम ही रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है तो E1 CB हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय टाटा सबको। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट। ठीक है भाई समझ में आया, आज का लेक्चर बहुत